हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 में पूछे गए हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक और एग्जाम का पेपर। अभी 26, 27, 28, 29 दिसंबर के बीच में ही ये पेपर हुआ है, तो मेरे हाथ ये क्वेश्चन पेपर लगा। इसमें क्वेश्चन थे साइंस के, आई थिंक 10-11 क्वेश्चन है मेरे पास। तो हम जल्दी से ये 10-11 क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेना, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। चलिए, क्वेश्चन है, द मून इज शोइंग इट्स सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज। चंद्रमा पृथ्वी को अपना समान मुख दिखा रहा है क्योंकि, यानी कि देखो, पृथ्वी को हमेशा चंद्रमा एक ही तरफ से दिखता है, ऐसा क्यों? इसका कारण पूछा है इसने। तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए, इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर सेम। इसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि समान है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है ना, वो रोटेशन भी उसी टाइम पीरियड में करता है जितने में वो रेवोल्यूशन करता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन समझ रहे हो? रोटेशन तो है अपनी एक्सिस पे, रोटेशन तो है गोल घूमना, और रेवोल्यूशन है अपनी एक्सिस पे घूमना। तो ये दोनों सेम इकट्ठे चलता है, एक ही तरीके से चलता है, एक ही टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हो इसे, साइंस का ना मान के, बट जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो कि साइंस से थोड़ा बहुत भी जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ वो जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसके मामले में महसूस किया जाता है? अच्छा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया और मैंने आपको बता दिया उसका आंसर क्या था। उसका आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं पता कौन सा है, बट आप लोग यहाँ पे जो सीरीज देखो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, द इंपैक्ट, आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन करो वैरायटी के। ठीक है, जितने क्वेश्चन मिले ना, करते चलो करते चलो करते चलो, रुकना नहीं है। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, टेलीग्राम आपके लिए है, आप वहां पर फोटो भेज सकते हो। ठीक है, पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज में रिप्लाई ना दूं ऐसा हो सकता है, बट टेलीग्राम के ग्रुप पे अगर आप कुछ भेजते हो तो उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए, द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे है? तो आप सोचोगे, देखो ऑप्शन में आपको गेहूं भी दिख रहा है, व्हीट भी दिख रहा है, और राइस चावल भी दिख रहा है, और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों के लिए होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा हरित क्रांति किसके लिए है? गेहूं के लिए है, यानी 7th का आंसर चला जाएगा गेहूं, यानी कि व्हीट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, क्वेश्चंस के ऊपर कुछ रेड कलर के मार्कर से चला हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे जैसा पेपर मिला मैं ले आई हूं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिख रहा है? देखिए, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन कैन हियर, सॉरी, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कोल्ड। यानी कि मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली आवृत्तियों की परास क्या कहलाती है? देखो, आप सभी जानते हो कि हर एक फ्रीक्वेंसी की साउंड, हर एक आवृत्ति की ध्वनि जो है वो हम सुन नहीं सकते। ध्वनि की 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे 3 प्रकार होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। एक होती है अपश्रव्य ध्वनि, एक होती है पराश्रव्य ध्वनि, और एक होती है श्रव्य ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल और इंफ्रासोनिक। ये तीनों प्रकार की ध्वनि के बारे में आप जानते हो। 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली जो हमारी ध्वनि होती है वो होती है ऑडिबल, जिसे हम सुन सकते हैं। कितनी मैंने बोला? देखो, 3 टाइप की होती हैं। एक होती है इंफ्रासोनिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, दूसरी होती है ऑडिबल, जिसे बोलते हैं श्रव्य तरंगे, और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक, जिसे बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। तीनों की फ्रीक्वेंसी, तीनों की आवृत्ति अलग अलग होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली आती है यहां पर इंफ्रासोनिक में। ठीक है, जो भूकंप में होती है, वोल्केनो में होती है, अर्थक्वेक में, यानी ये होती है। ठीक है, ऑडिबल जो कि हम सुन सकते हैं, जो कि होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली, या इसी को लिख देते हैं 20 से 20 किलो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सुन सकते हैं, ह्यूमन वाली है ये। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक होती है, जो अल्ट्रासोनिक मतलब फीमेल की, प्रेग्नेंट वुमेन का अल्ट्रासाउंड में यूज होती है, बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए यूज होती है, सोनार में यूज होती है, रेडार में यूज होती है, वो है अल्ट्रासोनिक। ये होती है 20,000 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली, 20
1000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली, ये 3 प्रकार की ध्वनियां होती है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है यह जो ध्वनि है, यह जो ध्वनि की रेंज है जो कि एक इंसान सुन सकता है, उसे क्या बोलते हैं। तो देखो, जब क्लियरली मैंने आपको बता दिया इस ध्वनि को ऑडिबल ध्वनि कहते हैं, तो इस रेंज को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि इसे बोलेंगे श्रव्य आवृत रेंज। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 29, हु हैड प्रूव्ड फर्स्ट that our earth and other planets are revolving। पहली बार ये बात किसने सिद्ध की कि हमारी पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह घूमते हैं। तो ये बात किसने बताई थी स्टूडेंट्स, ये बात बताई थी कोपरनिकस साहब ने। तो आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी, कोपरनिकस। इन्होंने पहली बार बोला था कि भाई जो पृथ्वी है, जो और ग्रह हैं, वो सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। देखिए क्या है, Which of the following is not a characteristic of a virtual image formed in a plane mirror। ये बोल रहा है कि, हिंदी में भी पढ़ देती हूं, निम्न में से कौन समतल दर्पण में बनने वाले आभासी प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास एक प्लेन मिरर है और उसके अंदर आपको प्रतिबिंब नजर आ रहा है, और वो भी वर्चुअल प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इनमें से क्या उसके लिए गलत है, ठीक है, या क्या उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। देखो पहला दिख रहा है कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि यह स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही है। वर्चुअल इमेज जो होती है ना, आभासी इमेज होती है, आभासी मतलब उसे कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता। देखो इमेज 2 प्रकार की होती है, एक होती है रियल, एक होती है आभासी। रियल जो होती है वो स्क्रीन पे नजर आती है, लेकिन आभासी नजर नहीं आती। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपको दिख रहा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि दूसरा पॉइंट दिख रहा है इट इज इन्वर्टेड, यानी कि यह उल्टी है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज होती है, इरेक्ट होती है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 30 का बी। लेकिन आगे भी पढ़ेंगे हम, पढ़ते तो हम आगे के भी है ना। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है इट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज होगा। बिल्कुल प्लेन मिरर में जब हम खड़े होते हैं तो जितना साइज हमारा होता है उतना ही हमें सामने नजर आता है। और फोर्थ पॉइंट आपको दिख रहा है इट इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है। तो आप जानते हो शीशे के अंदर हमारा राइट शीशे में लेफ्ट नजर आता है, हमारा लेफ्ट शीशे में राइट नजर आता है, यानी ये लेटरली क्या है, उल्टा है, यानी इस तरीके से उल्टा नजर आता है आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है। सीधी सी चीज याद रखना, ऊर्जा होती है 2 प्रकार की। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा होती है 2 प्रकार की। एक होती है, देखिए, एनर्जी, यानी मैं बात कर रही हूं ऊर्जा की। यह होती है 2 प्रकार की, एक होती है कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिक, और एक होती है नॉन कन्वेंशनल, यानी कि अपारंपरिक। अब फर्क क्या है इन दोनों में, तो सीधी सी चीज एक ही याद रखना। देखो जो दुनिया में अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो कौन सी होती है, और दूसरी आपको याद रखनी है जो खत्म हो सकती है। तो याद रखना जो खत्म हो सकती है, खत्म हो सकती है वो होती है कन्वेंशनल, और जो खत्म नहीं हो सकती वो होती है नॉन कन्वेंशनल। अब ऑप्शन पढ़ दो, क्वेश्चन क्या पूछा था इसने, इनमें से कौन कन्वेंशनल नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनमें से ऐसी कौन सी है जो खत्म नहीं हो सकती। सीधी सी बात है ना, कौन नॉन कन्वेंशनल है। चलिए पहला है नेचुरल गैस। तो आप जानते हो नेचुरल गैस क्या है, हमारे जीवाश्मों से बनी है, फॉसिल फ्यूल से बनी है, यानी वो एक ना एक टाइम पे आके खत्म हो सकती है। ठीक है, फिर आता है पेट्रोलियम। अगेन पेट्रोलियम भी हमारे जीवाश्मों यानी फॉसिल फ्यूल से बनी है, ये भी खत्म हो सकता है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली भी हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की मदद से बना रहे हैं। ठीक है, तो बिजली भी हम, मतलब बिजली हम बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल है भी और नहीं भी है, लेकिन याद रखना बिजली हमेशा कन्वेंशनल में रखी जाती है क्योंकि इसे हम बनाते हैं। याद रखनी है ये बात आपको, ठीक है, इसमें डाउट भी नहीं आना। कहीं आप सोचो कि भाई सोलर एनर्जी से हमें बिजली मिलती है, सूर्य की
ऊर्जा से, और सूर्य तो कभी खत्म नहीं होता। तो भाई बिजली जो है वो सूर्य से मिलती है, लेकिन बिजली और भी चीजों से बनती है ना, तो आप मान के चलिएगा कि बिजली क्या है, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है विंड एंड वाटर, हवा और पानी। तो हवा, पानी, सूर्य, ये तीन चीजें याद रखिएगा। ये तीनों क्या होती हैं, नॉन कन्वेंशनल होती हैं, क्योंकि हवा कभी खत्म नहीं होगी, पानी कभी खत्म नहीं होगा। देखो पानी आप सोच रहे हो पानी आने वाले समय में खत्म हो सकता है, लेकिन वो नमक वाला पानी तो नहीं खत्म होगा ना, मतलब पानी तो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, बस वो पीने लायक नहीं है। हम बोलते हैं पीने वाला पानी खत्म हो सकता है, ठीक है, तो पानी खत्म नहीं होगा और सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये क्या चीजें हैं, ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो मैंने आपको बताया, इसका आंसर चला गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। ताजमहल के पीले पड़ने का कारण कौन है? तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है। लेकिन एसिड रेन किस वजह से होती है? तो आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप जानते हो ये बात। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा ताजमहल का पीला पड़ना है ना, वो मेनली सबसे इंपॉर्टेंटली SO2 की वजह से होता है, क्योंकि SO2 बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ताजमहल को पीला करता जा रहा है। तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है SO2, ऑप्शन सी। तो 32 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या है, अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। एक ऐसा अधातु जो कि खाने को संग्रहित करने में इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस जो होती है स्टूडेंट्स, वो इस्तेमाल की जाती है खाने को संग्रहित करने में। जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इनर्ट होती है, अपने आप में खुशहाल होती है, दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इसे इस्तेमाल किया जाता है खाने को संग्रहित करने में, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो खाने को खराब भी नहीं करेगी। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है? तो आहारीय फाइबर हमें प्रोटीन से, पल्सेस से मिलता है, पल्सेस यानी दालों से हमें मिलता है, ठीक है। ग्रेन से, अनाज से भी मिलता है, अनाज में बहुत फाइबर होता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो भरपूर होते हैं फाइबर के, सबसे ज्यादा फाइबर मिलता है फ्रूट वेजिटेबल से। तो फल और सब्जियां भी इसका आंसर चला गया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर चला गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, द मोस्ट रैपिडली एग्जॉस्टिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे जल्दी, सबसे तेजी से घट रहा प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए सनलाइट। तो आप देख रहे हो सनलाइट तो कम नहीं हो रही भाई, सनलाइट तो हमारे पास हमेशा ही रहेगी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। दूसरा आपको दिख रहा है फॉरेस्ट, बिल्कुल आज की दुनिया में जंगल काटते चल रहे हैं, हम काटते चल रहे हैं। तो जंगल क्या है? एक ऐसी प्राकृतिक चीज जो कि आने वाले समय में खत्म होती जा रही है और बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। ऑप्शन बी फॉरेस्ट विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन में आपको विंड दिख रहा है, तो विंड अगेन क्या है? नॉन कन्वेंशनल यानी अपारंपरिक स्रोत है, तो वो भी आंसर नहीं जाएगा। नन ऑफ दीज यानी कोई, नन ऑफ दीज भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट व्हाई स्पाइडर्स आर नॉट क्लासिफाइड इनटू इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों को कीड़ों से वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाता, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये इसने पूछा है। यानी कि देखो स्पाइडर अलग है, इंसेक्ट अलग है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है स्पाइडर आर वेनमस, यानी मकड़ियां जहरीली होती है। बिल्कुल सही, मकड़ियां जहरीली होती है, लेकिन जरूरी नहीं है इंसेक्ट जहरीले हों, ठीक है। इंसेक्ट, कीटों का जहरीला होना जरूरी नहीं है, बटरफ्लाई जहरीली नहीं होती है। फिर आता है स्पाइडर हैव 8 लेग्स, बिल्कुल सही। स्पाइडर के पास, मकड़ियों के पास 8 टांगे होती है, लेकिन इंसेक्ट के पास लगभग 3 जोड़ी टांगे होती हैं, या कभी कभी 4 जोड़ी टांगे हो जाती है, तो 8 नहीं होता, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है स्पाइडर्स हैव 2 डिवीजन इन देयर बॉडी, बिल्कुल स्पाइडर के पास हेड होता है और फिर जो उसका थोरेक्स होता है, ठीक है, वो एब्डोमेन के साथ जुड़ा हुआ होता है स्पाइडर के अंदर, ठीक है। 2 ही भाग होते हैं बॉडी के, लेकिन इंसेक्ट में 3 भाग होते हैं। आपने देखा होगा हमारे इंसेक्ट में क्या होता है, हेड होता है, फिर थोरेक्स होता है और फिर एब्डोमेन होता है। तो इंसेक्ट में 3 भाग होते हैं, जबकि स्पाइडर में 2 ही भाग होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये बात भी। फिर आता है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। तो इन सभी के कारण स्पाइडर को इंसेक्ट से अलग रखा गया है, ठीक है। क्लियर है?
बस क्वेश्चन क्या पूछा था, स्पाइडर को इंसेक्ट के अंदर क्यों नहीं रखा गया। इन सभी कारणों के कारण स्पाइडर को इंसेक्ट के अंदर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इंसेक्ट ना तो जहरीले होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है, इंसेक्ट के पास 3 या 4 जोड़ी टांगे होती है, जबकि स्पाइडर के पास इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ये राइट आंसर चला जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर होता है खत्म। इसका आंसर चला गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। आप देख रहे हो ये जो भी क्वेश्चन पेपर था 27 दिसंबर को हुआ था ये एग्जाम, इसके अंदर 11 साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं और 11 इज अ वेरी बिग डील। 90 क्वेश्चन का पेपर था जिसमें 11 हमें साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो भाई साइंस को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ो अच्छे से और मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए HSSC के क्वेश्चन के साथ, नए SSC RRB के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।